तो हम मात्रा के संदर्भ में आज चर्चा करने वाले हैं। मात्रा क्या-क्या होनी चाहिए? खाने की मात्रा क्या हो, किस प्रकार हो? तो इस अध्याय में आहार की मात्रा पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो सही मात्रा में पथ्य, अपथ्य आहार का इसमें जो वर्णन दिया गया है, उसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं। वही रोग का कारण बनते हैं और उसी को हम कारण को हटा देंगे तो रोग का निवारण अपने आप संभव है। तो आहार की मात्रा जठराग्नि को प्रदीप्त करती है और सभी प्रकार के आहार द्रव्य इसीलिए मात्रा की उपेक्षा करते हैं। तो गुरु आहार यानी अर्ध सोहित्य अर्थात तृप्ति उत्पन्न करने वाली मात्रा से आधी मात्रा में लेना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं ये? गुरु आहार, गुरु का मतलब जो भारी आहार है, कोई भी जो पचने में भारी हो, जिसके आहार के बारे में हमको जानकारी हो कि ये पचने में भारी है, गुरु है, तो उसको क्या करना है? मात्रा से आधी लेना है। जैसे हमारा 4 अ, 4 चपाती खाने की हमारी क्षमता है, तो हम उसको क्या करेंगे? आधा कर देंगे। पराठे और खाएँगे तो क्या कर देंगे? उसको आधा कर देंगे। तो यानी गुरु आहार कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ताकि क्योंकि वो उसको भी पानी की और बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसको ऐसा मात्राओं के बारे में निर्णय किया गया है, तो महर्षि द्वारा बताया गया है। महर्षि वाग्भट द्वारा अष्टांग हृदयम का ये अन्य शितीय अध्याय है, मात्रा शिति। ठीक है? तो मात्रा यानी अष्टम अध्याय है, 8वां अध्याय। इसके बारे में हम चर्चा करें, इनके श्लोकों के बारे में भी देखेंगे और सारी वन बाय वन एक-एक करके पहले थोड़ा-सा इसकी भूमिका को हम जान लें कि इस अध्याय में क्या-क्या आना है, कैसे-कैसे होना है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है? आजकल क्या है, डाइटिंग का फैशन चल पड़ा है, तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कम खाना और इसका परहेज ये सारा चलता है। इससे क्या है, दोष प्रकोपित हो जाते हैं और संधिवात की बीमारियां आजकल देखने को हो रही है। कई लोगों को पार्किंसन की बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। इससे एजिंग प्रॉब्लम भी आती है, बल हानि भी होती है। ठीक है? तो अति भोजन करेंगे तो भी एक प्रॉब्लम है। तो वात, पित्त, कफ तीनों में बिगड़ जाता है। अति जो हो रही है, जैसे आयुर्वेदिक पारिभाषिक शब्द है, उसको आम कहा जाता है। आम का मतलब ऐसा भोजन जो हमने खा तो लिया था, लेकिन वो पच नहीं पाया, पचने में असमर्थ है, हमारा शरीर उसको पचाने में असमर्थ है, इसलिए वो क्या है? अपचित भोजन है। ठीक है? तो अत्याहार के कारण वो आम इकट्ठा होता है, इसके कारण आम, वात वगैरह सारी बीमारियां होती हैं। मैंने आपको पहले भी चर्चा में बताया था कि यदि शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा किसी अंग को काम करने को दे दो, तो क्या होता है वहाँ पर? वहाँ पे वात की वृद्धि होती है। तो शरीर के जिस भाग को ज़्यादा काम करने को दोगे, तो उसमें वात की वृद्धि होना स्वाभाविक है। ऐसे ही पेट के अंदर भी वात की वृद्धि होना स्वाभाविक है। यानी जठर में जब हमने ज़रूरत से ज़्यादा उसको काम दे दिया करने को, तो क्या हुआ? वहाँ पर वात की वृद्धि होना स्वाभाविक था, इसलिए वात की वृद्धि हो जाती है। वात की वृद्धि होने से और वहाँ पर तो शरीर में जब कुपित अन्न जो होता है वहाँ पर, ना तो पचता है, ना शरीर से बाहर निकलता है, ऐसा बताया गया आयुर्वेद में।
तो आम आम क्या है? आम ऐसा अपचित आहार है जो शरीर में पचने से रह गया, वंचित रह गया है। उसका डाइजेशन शरीर में नहीं हुआ, जिसके कारण वहाँ आम इकट्ठा हुआ। ठीक है? आम का मतलब विष, विष सदृश पदार्थ जो अपचन के कारण ही निर्मित हुआ है। ठीक है? तो जो अपचन के कारण जो प्रथम रस आमाशय में उत्पन्न हो जाता है, वो जो आम रस कहलाता है। ठीक है? तो क्योंकि हमने ये सीखा था कि रस धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 प्रकार के हमारे धातु हैं। तो 7 धातुओं में सबसे प्रथम धातु क्या है? रस। तो रस कैसे बन रहा है हमारा शरीर में? खाने को पचा है और पचने के बाद में जो पहला बना है वो रस बना। ठीक? तो वो जो रस बना है वही बिगड़ जा रहा है, अपचित भोजन के रूप में हो जा रहा है, वही आम कहलाता है। आम का मतलब मैंगो नहीं, आम का मतलब अपचित भोजन जो इकट्ठा हुआ है हमारे जठर में, पेट में या शरीर में कहीं भी, ये इकट्ठा होता जाएगा। आज हुआ, कल हुआ, ऐसे रोज कुछ दिन तक इकट्ठा होते यही बीमारियों का रूप लेता है, क्योंकि ये शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं घूमता रहता है। तो आम भोजन या आमावस्था कई व्याधियों की उत्पत्ति करती है, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। क्योंकि ये स्रोतों को अवरोधित कर देता है। स्रोत होते हैं ना हमारे, उनको चैनल्स, उनको अवरोधित कर देता है, उनको रोक देता है। तो आयुर्वेद का मानना यह है कि जितने भी स्रोत हैं, इन सबको पैथोलॉजिकल जितने भी जनित हम पैथोजेनिस जितने भी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स में आम विष का ज्यादा योगदान है। यानी इसके बिना कोई भी बीमारी नहीं हो सकती शरीर में, ऐसा आयुर्वेद मानता है। ठीक है? तो पैथोजेनिस जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी किससे हो रही है? आम जनित है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा सभी को। आम जनित है ये सब। क्या है? आम जनित है, यानी आम के द्वारा पैदा हुए रोग हैं। ठीक है? तो हमारे चैनल्स हैं हमारे शरीर के, उसमें रुकावट आ जाती है। जो स्रोतस, तो रस, वह इस तरह का जो स्रोत है, ये सारे स्रोत रुक जाते हैं, जिसके कारण ये 5 प्रकार के स्रोत जो रुक जाते हैं, इसके कारण ही होती हैं। जिसमें आम की उत्पत्ति के कारण ये अति दुर्बलता भी आपको देखने मिलेगी, शरीर में कमजोरी आती है। यानी आम का मतलब आलस्य मान लीजिए, यानी भोजन को आलस हो गया है, आलस्य में प्रवृत्त हो गया है। ठीक है? तो इससे हानि क्या है? आम दोष प्रकोपित होकर के बल हानि करता है। क्योंकि जब शरीर में रस ठीक से नहीं बनेगा तो रक्त भी ठीक नहीं बनेगा, फिर रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज की वृद्धि भी नहीं होगी, तो हमारे धीरे धीरे एक चैनल खराब हुआ, एक हमारा धातु खराब हुआ, तो बाकी सारे धातु भी प्रकोपित हो जाएंगे। यानी कोई भी बीमारी शरीर में आती है, बड़ी छोटी किसी भी प्रकार की बीमारी, वो सब
रस धातु को ठीक करने से ही ठीक हो सकती हैं। आयुर्वेद का मानना ये है। कोई भी दवा खाओ, उससे कुछ नहीं होना। केवल जो कुछ भी होना है रस धातु को ठीक करने से होगा। आपको कोई बीमारी नहीं समझ में आ रही है, सारा इलाज करा लिया, कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब डॉक्टर गलत नहीं है, आपको अपनी रस धातु ठीक करनी है। वरना जिंदगी भर डॉक्टर बदलते रहेंगे, उससे हल कभी भी समस्या का नहीं मिलेगा। क्योंकि डॉक्टर गलत नहीं है, समस्या कहाँ है? आपके आम की है, यानी आपके अपचित भोजन की है। रस धातु ठीक से नहीं बन पा रही है। अब इसका नॉलेज नहीं है हमको, इस वजह से भी है ना। हमको नॉलेज ही नहीं है, अब क्या करें, हमको कोई बताता तो ये गलतियों के कारण हम इकट्ठे होते जाते हैं, हमारे विष के रूप में। ये विष है, ये एक तरह का शरीर में आम विष है। तो ये जहर जब इकट्ठा होता चला जाता है, तो ये जहर इकट्ठा होते 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 बड़ी बीमारियों का रूप लेता है। चाहे कोई भी नाम दे दो, अल्सर, कोलाइटिस, ये वो जितने भी कुछ भी। एक अब ये कई बीमारियां जिनमें आम भोजन में, ये नंबर एक पे अलसक। अलसक आमावस्था होने पर भी अधिक मात्रा में भोजन करने से आमाशय में तीनों दोष प्रकोपित होकर के अन्न को दूषित करते हैं, ऐसा बताया गया है। क्या बोला है? ये अलसक बीमारी का नाम बताया इन्होंने, अलसक। यानी क्या हो रहा है ये? आमावस्था होने पर भी, आमावस्था का मतलब खाना नहीं पचा है और वो विष में कन्वर्ट हो गया है और इकट्ठा हो गया है, ये आमा अवस्था है। ठीक है। तो आमा अवस्था होने पर भी उचित मात्रा में भोजन करने से, अधिक मात्रा में, उचित मात्रा से अधिक मात्रा में भोजन करने से तीनों दोष यानी वात पित्त कफ तीनों ही प्रकोपित होकर के अन्न को दूषित करेंगे। किसको दूषित करेंगे? अन्न को। यानी अन्नमय स्रोत जो है, अन्नमय स्रोत जो है आपका पूरा दूषित हो जाएगा, ऐसा बताया गया है। ठीक है। तो ये जो दूषित करेंगे, दूषित करते हैं, इससे आहार ना तो मुख से ना गुदा से बाहर आता है, ना ये जो हमने खाया तो है, ये न तो मुंह से उल्टी करके बाहर निकलता है, न गुदा से यानी एनस से हमारा जो फूड पचने के बाद में निकलता है। क्योंकि ये पचा ही नहीं है, आम विष हो गया ना। तो ये पचता तब तो ये अपचित भोजन है। यदि ये पूरा नहीं पचा, बिल्कुल भी नहीं पचा होता, इसका पाचन ही शुरू नहीं होता, तो उल्टी के रूप में बाहर निकल जाता। अब ये कुछ तो पचा है और कुछ ना पचा है, अनपचा है। तो ये बीच में ही अटक गया मामला इसका। क्यों अटक गया? क्योंकि अभी इसका पाचन हो ही नहीं पाया। हमारा शरीर अपने से पचाने पे इंतजार कर रहा है कि इसको कुछ हम शांति दें, उसको मौका दें कि खाना वो पचा ले। अपचित आधा तो उसने पचा लिया था, अब आगे और उसको काम दे दिया, वर्कलोड हो गया। इसको ऐसे देखें कि किचन में, हमारे घर में जो हमारी जो घर की मालकिन खाना बना रही है, और हम, चाहे वो माता है या बहन है या स्त्री है, पत्नी है, किसी भी रूप में, हमने उनको क्या किया, हमारे यहाँ पर जो डेली रूटीन का भोजन बनता है, वो सब बनने का क्रम चल रहा था। उसमें वो खाना पकाने में लगी हुई थी, बनाने में लगी हुई थी। चार हमारे और रिश्तेदार आ गए। अब हमने क्या किया, ये चार रिश्तेदारों की अलग अलग फरमाइश है कि मैं तो अभी तो ट्रेन से आया हूँ, मैं तो थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, या मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, थोड़ा रेस्ट करूंगा। तो भोजन कब करेंगे साहब? बाद में करेंगे। और कुछ बोले कि नहीं साहब, हमें तो कोई फ्रूट का जूस दे देना, हम फलाहार कर लेंगे, आज भोजन नहीं करेंगे। तो फल भी काटने में तो समय लगेगा ना। तो ये तो काम बढ़ गया उसके लिए, लेडी के लिए।
तो जो घर में काम बढ़ा है, वो पहला वाला काम छोड़ कर के ये दूसरा काम करने जाएँगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे अतिथि हैं, है ना? हमारे यहाँ की परंपरा है, अतिथि देवो भव। तो हमारा जो पुराना वाला काम नहीं हुआ था और दूसरा वाला काम में उनको लगा दिया हमने। तो ये लगाने से क्या हुआ? पहला वाला काम तो हुआ नहीं। जो एज़ इट इज़ था कंडीशन वो प्लान करके बैठी हुई थी, नहीं आज तो मैं घिया के कोफ्ते बनाएँगे, कढ़ी बनाएँगे बढ़िया-सी। वो आधा-अधूरा प्रोसेस हुआ है। घिया को तैयार करके रखा हुआ है प्रोसेस के लिए, लेकिन हो नहीं पाया। अब अचानक से गेस्ट आ गए। तो ये सारी क्रम जो है जैसे किचन का, घर का सिस्टम बिगड़ जाता है टेम्परेरीली, परमानेंट तो नहीं, टेम्परेरीली जो बिगड़ जाता है, ऐसे ही वो क्रम रोज़ मेहमान आते रहें, तो पूरा घर का सिस्टम बिगड़ा हुआ लगेगा। तो फिर इसके लिए क्या चाहिएगा? कमर्शियल कुक चाहिएगा कोई, है ना? जो घर की जो गृहिणी है, जो सँभालती हैं, उनसे तो नहीं हो नहीं पाएगा। फिर तो कमर्शियल आदमी चाहिए कोई, इस काम के लिए तो। अब घर में 2-4 थे, परिवार के सदस्य की तरह कोई आ गया है। आज सभी अपने परिवार के जैसे सदस्य जैसे मेहमान तो होते नहीं हैं। रिश्तेदार तो सभी अक्सर कर इसी मूड में आते हैं, मेरे लिए चाय होनी चाहिए, मेरे लिए कॉफ़ी होनी चाहिए, मेरे लिए ये होना चाहिए, कोई बोल रहा नींबू पानी होना चाहिए। तो अब सबके लिए अलग-अलग प्रोसेस चल रहा है। अब ना करो तो दिक्कत, करो तो दिक्कत, करो तो सिस्टम बिगड़ रहा है, ना करो तो बात खराब हो जाती है। तो ये जो क्रम खराब होता है, जैसे हमारे समाज का सिस्टम बिगड़ जाता है, हमारे घर का सिस्टम बिगड़ जाता है, वैसे ही हमारे शरीर का भी सिस्टम बिगड़ जाता है। हमने क्या किया, हमारी आमाशय को, जठर को हमने एक काम दिया था, दूसरा ये पूरा हुआ नहीं था और दूसरा दे दिया कि ये इसका भी पाचन करो। तो जो आधा प्रोसेस हुआ था, भई नहीं पचा होता, उसका थोड़ा भी अंश तो हम क्या करते हैं, उल्टी आ जाती है और हम उसको उल्टी करके बाहर निकाल देते हैं, ठीक है? लेकिन वो कुछ खाना पच चुका है और कुछ पचना शेष है। जैसे किचन में हो रहा था हमारे साथ में कि हम अब सब्जी का विचार करके रखे थे, आज आलू, गोभी, टमाटर बना लेंगे, दाल बना लेंगे और आज थोड़ा-सा भरमा मतलब मिर्ची के टपोरे, ऐसा कुछ कर लेंगे, है ना? तो ये हमने घर का एक मेनू सोच के रखे थे। लेकिन 4 लोग और आ गए, तो उनकी वजह से जो परिवर्तन करने पड़े हैं, मान लो हमने गोभी को काट के नहीं रखा, टमाटर को काट के नहीं रखा, प्रोसेस करके नहीं रखा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी तो सामान पैक है। लेकिन उसको आधा प्रोसेस कर दिया और प्रोसेस करने के बाद में वो फिर तो वेस्ट हो जाएगा, पड़ा रह गया। तो वैसे ही जैसे वो किचन में खराब हो रहा है हमारा आधा प्रोसेस किया हुआ फूड, वैसे ही हमारे शरीर में भी वो खराब हो रहा है। ना तो वो हम उल्टी करके उसको बाहर निकाल सकते हैं, अब वो पचा ही नहीं है तो वो निकलेगा भी नहीं, एनस से भी बाहर नहीं निकलेगा, है ना? तो उसके रास्ते पूरे अवरुद्ध हो गए हैं। तो अब ये क्या करेगा? ये और अपन ने भोजन डाल दिया, इसके बाद और डाल दिया, उसके बाद और डाल दिया, अंदर डालते गए डस्टबिन की तरह। तो क्या होगा? ये अन्न व स्रोत के चैनल को लॉक कर देगा। तो यहीं से बीमारियों का जन्म होता है, ठीक है? तो ऐसा आयुर्वेद बोलता है, राइट? यहाँ ये ही चीज़ बताई गई है। तो यहाँ यही बताया गया है कि इस आमाशय में जो वात, पित्त और कफ तीनों ही दोष प्रदूषित हो जाते हैं और जो पहले जो खाना पचा है, अध पचा है, वो भी दूषित हो जाता है। ये सब कुछ दूषित हो जाने के कारण अब ये ना तो मुँह से बाहर निकल पा रहा है, ना एनस से गुदा से बाहर निकल पा रहा है। तो ये अपचित भोजन जो है, यही हमारे दुखों का कारण बनता है, बीमारी का कारण बनता है।
तो जो निष्क्रिय पड़ा रहता है आमाशय में, वही वही ये निश्चित तौर से ये पड़ा ही नहीं रहेगा। ये शल्यवत पीड़ा करता है। शल्यव्रत वत पीड़ा किसे कहा गया है? शल्य का मतलब चिक, ऑपरेशन करते हैं ना, तो आयुर्वेद में उसको शल्य चिकित्सा बोलते हैं, ऑपरेशन। ठीक है। तो ऑपरेशन, जैसे काट के किसी का ऑपरेशन हुआ ना, फिर उसको पेन किलर देने पड़ते हैं, ऐसे दर्द, ऐसी तकलीफ पैदा करता है, ऐसी पीड़ा, ऑपरेशन वाली पीड़ा शरीर को देता है। तो ये समझ में आ गया कि ऐसी पीड़ा क्यों आती है, ये इसके कारण आती है। उसे ही अलसक कहा गया आयुर्वेद में। ठीक। तो ये इन्फ्लामेटरी चेंजेस पैदा कर देता है, इरिटेटिंग कंडीशन में ला देता है। तो ये पेट के अंदर। ठीक है। अब एक और है विसूची का। विसूची का शब्द का आया है, ये क्या करेगा? आमावस्था में रहने पर अधिक भोजन करने से आमाशय में तीनों दोष दूषित या कुपित होकर के अन्न को दूषित करते हैं, और इसमें आहार मुख व गुदा दोनों मार्गों से बाहर निकला निकलता हुआ विविध प्रकार की वेदनाओं व सूची के समान वेदन करता है। यानी यदि आलसक में तो निकल नहीं पाता है, और इसमें आहार क्या कर रहा है? गुदा मार्ग, मुख मार्ग, या दोनों मार्ग से लूज मोशन या जुलाब शिकायत की तरह निकलता है। यही विसूची का कहलाएगा। ठीक है। और ये तीसरा जो है, तीसरा कहला रहा है दंडालसक। दंडालसक। ठीक है। तो आम की उत्पत्ति, यहाँ कारण क्या क्या बताए गए? एक तो भोजन की, अपचित भोजन इकट्ठा हो रहा है। एक, भोजन पूरा पाचन हुआ नहीं, उससे पूर्व कुछ भी शरीर को दिया, बीच में चाय दे देते हैं, कॉफी दे देते हैं, फिर उसके साथ में बिस्किट ले लेते हैं चाय के साथ, फिर उसके साथ कुछ और ले लेते हैं। तो ये जो कुछ भी दिया जा रहा है, ये सब आम विष को जन्म देगा। ये ना करो तो बीमारी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी आप। ठीक है। इसी को आयुर्वेद में अलग अलग। और दूसरा प्रकार क्या हुआ? एक तो ये प्रकार हुआ जो विष पैदा करता है। दूसरा दूसरा तरीका जो गड़बड़ कर रहा है, वो शरीर के अंदर विरुद्ध आहार, 18 प्रकार के विरुद्ध आहार होते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। 18 प्रकार के विरुद्ध आहार। तो विरुद्ध आहार का सेवन करने से भी आम विष उत्पन्न होते हैं। समझ में आ गया? आम विष किस किस तरह से उत्पन्न हो रहा है? एक तो खाना नहीं पच करके, और खाना पचने से पूर्व ही दूसरा कुछ खाने को दे दिया गया है। और दूसरा कारण क्या हुआ? विरुद्ध आहार।
अब इसी को अंग्रेजी में अलग अलग भाषा में कुछ टॉक्सिन कह दिया जाता है, किसी का कुछ कोई नाम दे दिया जाता है। या यही आम जब शरीर में अलग अलग स्थानों पे चला जाता है तो वहां पर भी विष पैदा करेगा और शरीर के अंगों को खराब करने का काम करेगा। तो जहां जिस जगह जाकर के देखिए, कोई चीज जैसे किचन में है, किचन में कोई चीज आपके पड़ी रह जाए तो वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। दूध बाहर रख दिया फ्रिज के तो खराब हो जाएगा। आटा, सब्जी कुछ बाहर रख दिया तो क्या होगा, सड़ान पैदा होगी। सड़ान कैसे हुई, उसमें कोई बैक्टीरिया लग गया, कीड़ा मकोड़ा लग गया, वो उसको खराब कर रहा है, इसलिए उसमें सड़ान उत्पन्न हो रही है। तो ठीक इसी तरह पेट में भी अपचित भोजन जब अंदर इकट्ठा होने लगता है तो वहां बैक्टीरिया उसको लग करके इन्फेक्शन पैदा करता है। वही इन्फेक्शन आपको अलग अलग नामों से आप बोलते जाएंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस, वही, क्योंकि वो बैक्टीरिया होगा तो भोजन को कर रहा है। अब भोजन उसको नहीं मिला तो उसने आपके आंतों को खाना शुरू कर दिया, तो वहां पे घाव हो गया, वहां अल्सर हो गया। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये जितने भी टिस लग जाते हैं सब इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं। ठीक है, तो ये सब इन्फेक्शन वाली या आम, ये आम ही इन्फेक्शन है, ऐसा मान के चलिए। ठीक, तब इसको अलग अलग नामों से अंग्रेजी पद्धति में बोल दिया जाता है। सब क्या है, आम ही है। सब क्या है, आम ही है। तो आम दोष है उसको अलग अलग नामों से बोल दिया जाता है। तो अब इसमें होता क्या क्या है, तो आम दोषों के सामान्य लक्षण क्या क्या होंगे। ठीक है, तो अपन देखें कि सामान्य लक्षण क्या माने। तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 24/13। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो ये श्रोतावरोध, यानी स्रोतों को, चैनल को बंद करेगा। मलावरोध, ये कॉन्स्टिपेशन कर देगा। वातावरोध, वात को जो गैस पेट में से बाहर निकलनी चाहिए उसको रोक देगा। पेट में गुलमुख ऐसा हो जाएगा, कुछ अलग से गैस इकट्ठी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या क्या हुआ, पहला देखे तो हम स्रोतों का अवरोध, स्रोतों अवरोध और मलावरोध यानी मल का अवरोध, और वातावरोध यानी वात का अवरोध, यानी पेट से गैस जो बनेगी वो बाहर नहीं निकलेगी, अंदर इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। आपत्ति, बल हानि, गुरुता, निष्ठीवन, गुरुता यानी शरीर में काम करने की इच्छा नहीं रहेगी, भारीपन फील होगा, भारी भारी, गुरुता। थूक का आना, हाँ ये भी एक पहचान है। यदि शरीर में गुरुता ज्यादा हो जाए, बार बार थूक आ रहा है किसी व्यक्ति को, समझ जाओ कि इसके अंदर आम दोष पैदा हो गया है, यानी आम दोष पैदा हो गया है। तो ये कुछ शरीर है पहले से अपना लक्षण देना शुरू कर देता है, भाई मेरे को ये तकलीफ हो गया, अब इसको सुधार करो। तो बार बार मुंह में थूक आना, तो समझ जाइए ये गुरुता का विवेचन कर रहा है, बता रहा है। ठीक है, और क्या क्या होगा, अरुचि होना शरीर में, मतलब खाने की किसी में भी, किसी भी चीज में मन नहीं लगता है, अरुचि होती है। और क्या होता है, क्लम, क्लम का मतलब बिना काम के थकावट। सुबह उठे ही हैं अभी अपन, फिर भी ऐसा लग रहा है कि अभी तो हम थके हुए हैं।
क्या कर रहे हैं? थके हुए हैं, कुछ काम करने की इच्छा नहीं है, एकांतवास की चाहने की इच्छा होती है, एकांत में जाकर के बैठ जाएं कहीं, तो वहां मन को थोड़ी शांति मिलती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये सब रस धातु खराब होने के लक्षण हैं। तो रस धातु को ठीक करना है, या आम दोष के या श्रोतावरोध के लक्षण है। तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, श्रोत चैनल बंद हो जाएंगे, वात भी अवरोध हो जाएगा, वात भी रुक जाएगा, पेट से गैस नहीं रुकेगी, ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। अब इनकी चिकित्सा क्या करनी है, ये तो हो गया, चलो ठीक, क्योंकि सारी बीमारी की जड़ यहां यही है। क्या है? स्रोतों का बंद हो जाना। कारण मैंने बता दिए, कारण पहले हटाने पड़ेंगे, फिर चिकित्सा करनी होगी। ठीक है, तो पहले कारण हटाओ, तब निवारण होगा। तो चिकित्सा में यहाँ क्या है? आम का सामान्य चिकित्सा सूत्र आयुर्वेद के हिसाब से अपतर्पण करें। अपतर्पण में क्या क्या करना है? तो हम सुनते आए हैं लंघनम परम औषधियम। तो लंघन यानी व्रत करना, उपवास करना। अल्प दोषों में, यदि कम दोष है, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, तो क्या करो? छोटा मोटा लंघन कर लो, उपवास कर लो, तो उससे काम चल जाएगा। अभी नया नया मामला है तो। लेकिन और जाके के मध्य दोषों में, यदि बीमारी थोड़ी और एडवांस हो गई है, बढ़ गई है, जैसे ग्रेड 1 ग्रेड 2 ऐसे बोलते हैं ना, ग्रेड 4 तक, तो हम इसको ग्रेड 1 मान लो, तो लंघन कर लो। ग्रेड 2 3 और 2 को हम मध्यम मान लें, तो लंघन पाचन ये दोनों करने पड़ेंगे। तो लंघन का मतलब आपको व्रत करना है, और पाचन, पाचन के लिए कुछ ऐसी औषधियों का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे ये पाचन हो जाए। जब तक पाचन, भूख न लगे तब तक खाना पीना नहीं। तो लंघन का मतलब फास्टिंग। ठीक है, और त्रिकटु की टैबलेट दे सकते हैं लंघन और पाचन करते समय, त्रिकटु चूर्ण का टैबलेट दे सकते हैं। तो इस तरह से इसकी चिकित्सा हम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और प्रचुर दोष, तो जब जो दोष ज्यादा बढ़ जाएंगे तभी ही शोधन करना, अदरवाइज शरीर में कमजोरियां आएगी। ठीक है, जब शोध पूरा, पंचकर्मा कब करना? पंचकर्मा जब करना जब प्रचुर दोष बढ़ जाए, आम बात इतना हो जाए कि अब कुछ भी रास्ता नहीं बचा, तब पंचकर्मा करना। अभी तो किसी को भी आता है और बंदे को पकड़ के सीधा पंचकर्मा कर देता है उसका, कह देते हैं जी ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाएगा, होता जाता कुछ नहीं, और बल्कि रोग बढ़ जाता है ना। तो पंचकर्मा कर्म करना जब जरूरत हो तब, हर एक को जरूरत नहीं है। जरूरत के बिना भी कर दोगे तो भी वो नुकसान कर जाएगा, वो भी खतरनाक बीमारियां आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि किन को पंचकर्मा करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। इसके सारे लक्षण आते हैं, किन किन लक्षण में पंचकर्मा होना चाहिए और किन में नहीं होना चाहिए, ये सब बताया हुआ आगे चैप्टर में हम देखेंगे। आगे पंचकर्मा को भी हम सीखेंगे, समझेंगे। अब ये बेसिक वाला हो जाए, उसके बाद उसको लेंगे। तो पहले निदान, विपरीत चिकित्सा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पहले निदान, विपरीत चिकित्सा करें, फिर व्याधि विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए। समझ में आया? नहीं आया? अभी बताता हूं निदान क्या है और व्याधि क्या है। निदान मतलब कारण, कारणों पे कार्य करना है। तो पहले कॉजेज हैं उसके, उस पर काम करना है, यानी कारण हटाने पड़ेंगे,
फिर उसके बाद में चिकित्सा करने हैं। जैसे हमारे किचन में कोई चूहा मर जाए, या कोई, हाँ, चूहा को हमने दवाई डाल दी और वो मर गया, अब बदबू आ रही है, तो क्या करेंगे उसके लिए? तो पहले कॉज क्या है, कारण क्या है यहाँ पर? चूहा। चूहा बदबू मार रहा है घर के अंदर, क्या करना? उसको उठा के पहले चूहे को बाहर फेंकना, या यहाँ पे वहां पे बाहर से सफाई कर देंगे, या कोई खुशबू वाली चीज लगा देंगे वहां? नहीं, आप कहोगे पहले चूहे को उठा के बाहर फेंकना होगा, सफाई करनी होगी, और वहां के आसपास को जो बैक्टीरिया वहां पनपे होंगे उनको हटाने के लिए कोई दवा का छिड़काव करना पड़ेगा। राइट, तभी समाधान होगा। तो चिकित्सा यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? वैसा ही। तो उसका कारण हटाया था, हटाना पड़ेगा। तो हमने वहां पर क्या किया था किचन में? चूहे को हटा करके बाहर फेंका था। ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर आम वात वृद्धि के लिए पहले लंघनम परम औषधियम था, लंघन करना है। तो लंघन करना है, फिर उसके बाद में कोई दवा देनी, चिकित्सा करनी। तो उसके कारण जितने भी रहे हैं वो सब हटाने पड़ेंगे। जैसे कोई विरुद्ध आहार, तो वो उसको बंद करना पड़ेगा, या कोई ऐसा खाने पीने में कोई उपचार में ऐसा कुछ चल रहा है। क्योंकि जनरली हमारे पास लोग आते हैं, एलोपैथी की गोलियां खा रहे होते हैं, कहते हैं हमारे को ऐसा है, बीपी और शुगर। हम पूछते कई बार उनको कि बीपी शुगर है? वो नहीं साहब, वो तो गोली ले लेते ठीक कर देता है। यानी वो गोली चल रही है, वो ही रोग बढ़ा रही है, और हमें कहा जा रहा है कि अब आप चिकित्सा करो। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। तो आयुर्वेद क्या कहता है? रोग को उठा के बाहर फेंक दो, फिर कुछ थोड़ा बोड़ा बच गया है तो उसको चिकित्सा करनी चाहिए, बाकी को नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो पहले कारण को हटा दो, फिर व्याधि विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए, फिर औषधि देनी चाहिए। अभी क्या करते हैं हम? सीधे आया है, किसी को औषधि दे दी, बस लिख दिया। हाँ, औषधि खाता रहता है, बंदा कहता है ठीक ही नहीं हो रहा। ठीक होगा कैसे? हमने नियमों का पालन ही नहीं किया आयुर्वेद के। तो ना तो डॉक्टर ने पालन किया, ना ही चिकित्सा लेने वाले मरीज ने पालन किया। तो समाधान होगा? नहीं होगा। आप खुद ही कह दोगे नहीं होगा। आधा अधूरा चिकित्सा समाधान नहीं हो दे सकती। ठीक है। तो अभी आधा अधूरी चिकित्सा कर रहे हैं। तो इसी में महर्षि वाग्भट ने अध्याय 13 में भी इसी को बताया है। तो ये पाचनीय दीपनीय औषधि द्वारा। तो पहला क्या करना है चिकित्सा में? पाचनीय दीपनीय औषधि द्वारा। तो ऐसी औषधियों का प्रयोग करेंगे जो पाचनीय हो। और क्या है? पाचनीय दीपनीय औषधि के सिद्ध स्नेह व स्वेद से। यानी पाचनीय दीपनीय औषधियों का ही प्रयोग करते हुए सिद्ध स्नेह से। स्नेह का मतलब कोई घी तेल ऐसा कुछ। वह स्वेद से। तो पहले क्या करेंगे? थोड़ा सा पंचकर्मा करते समय उसका पाचनी दीपनी औषधियां लेंगे, उससे उसका आम को पाचन के लिए उस पे अभ्यंग वगैरह करेंगे सिद्ध स्नेह से, या स्नेह पिला करके वमन विरेचन कराएंगे सिद्ध स्नेह। फिर उसके बाद में स्वेदन से, स्वेद से, क्योंकि शरीर से नहीं निकल रहा था, गुदा से निकल नहीं रहा है मल, वो जो अंदर इकट्ठा हो गया आम, और मुंह से भी नहीं निकल रहा, तो क्या करो? पसीने से निकाल दो। तो स्वेद से करके बाहर निकाल दो, कहीं से तो जहां जमा है जहां से उसको निकाल दो, निकालने के जो चैनल हैं उनको खोल डालो। ये चिकित्सा बताई गई। ठीक है। तो आमाशय में जब लगे कि हमारा वहां से गड़बड़ चल रही है, तो वहां पे तकलीफ ज्यादा है आमाशय में, तो वमन करा दो। और आंतों में तकलीफ ज्यादा है तो विरेचन करा दो। ठीक है। तो अलसक जो ऊपर हमने देखा था उसमें त्वरित वमन देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? त्वरित वमन देना पड़ेगा। अलसक, अलसक जो 1 नंबर का देखा था
उसमें क्या करना पड़ेगा? वमन करना पड़ेगा, त्वरित वमन। ठीक है। अब उसमें क्या कर सकते हैं? मदन और वचा, मदन फल और बचा, ऐसी औषधियां जिनका प्रयोग करके हम उसको उल्टी करा सकते हैं। तो वो खिलाएंगे, औषधियां देंगे तो अपने आप उल्टी आ जाएगी, उठा करके सब कचरा बाहर। ठीक है, तो वमन हो जाएगा। क्या देना? मदन फल या वचा, ऐसी औषधियां देनी है। ठीक है। फिर स्वेदन का इस्तेमाल करेंगे, फिर फलवर्ती देंगे। फलवर्ती क्या है? एक एनीमा का प्रकार है। वस्ती, वस्ती। अब अंग्रेजी में तो क्या है? एनीमा ही है सिर्फ। और यहाँ तो पूरा सिस्टम ही इस पर आधारित है, इसमें तरह तरह की वस्ती है। उसको एनीमा, एक तरह का एनीमा, एनीमा नहीं है। यहाँ वस्ती कई तरह की है। गुदा की वस्ती है, मतलब एनस की, विजाइना की वस्ती भी अलग है ना, जो महिलाओं को दी जाती है, विजाइनल वस्ती। गर्भाशय की वस्ती अलग है, उसमें भी कुछ पदार्थ, औषधियां दे करके वहां से उसको सफाई की जाती है। और गुदा की जो वस्ती है उसको भी ठीक किया जाता है। और उसके बाद में एक और वस्ती दी जाती है, जो इसमें पुरुषों की जो अ, नाल है, उसमें यूरिन रुक रहा है, उसमें कोई रुकावट आ गई तो उसमें भी औषध को अंदर चढ़ा के उसको बाहर निकालना, उसकी सफाई करना। ठीक है। तो पेनिस की अलग वस्ती होती है ना, गर्भाशय की अलग वस्ती होती है। ऐसे सबका अलग अलग। तो ये फलवर्ती वही कहलाती है, फलवर्ती एक कैटेगरी की वस्ती है। तीन, ये वस्तियों के कई प्रकार है, पंचकर्मा में ये वस्तियों के प्रचार प्रकार हैं। तो किसको कौन सी देना, ये देखना पड़ता है। कौन सी बीमारी है, कैसी है, वो डॉक्टर डिसाइड करता है अपने आप। ठीक है। बाकी तो करने वाले जो स्टाफ वाले, वो इसी के काम के माहिर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो करते हैं, पंचकर्मा स्पेशलिस्ट। इसका बकायदा कोर्स होता है लंबा, और वो लोग पढ़ के आते हैं, इसी काम के स्पेशलिस्ट होते हैं। अच्छा। और विसूचिका में क्या करेंगे? कुछ अंग हैं, उनमें थोड़ा सा सेक देंगे, सेक, गरम सेक करेंगे, तो एड़ी में सेक करेंगे। ऐसे में, क्योंकि एड़ी का स्थान है, वो जगह है वो। ठीक है ना। तो एड़ी में क्या करना है? वहां पे सेक देना है। और और उपवास की सलाह देंगे। और क्या करेंगे? विरिक्तवत उपचार करेंगे। ठीक है। विरिक्तवत मतलब ये औषधियों को दे करके उपचार करेंगे। और दंडालवत, दंडाल सक। अब इसमें क्या है? ये शीघ्र मारक है, जल्दी से ठीक करने वाला, इसलिए ये वाला। इसमें दंडाल सक में इसमें गर्म और ठंडा, शीत और उष्ण दोनों नहीं दे सकते, समस्या यहाँ आ जाती है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा हैंडल करने में थोड़ा मेहनत, अलग दिमाग लगाना पड़ता है। क्योंकि विष जो है उष्ण चीजों से बढ़ जाता है। शरीर में यदि विष पैदा हो गया है, तो गर्म तासीर की कोई भी चीज दे दी या गर्म चीज दे दी तो विष क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो विष बढ़ेगा तो और ज्यादा तकलीफ बढ़ जाएगी। ठीक है। और शीत चीजें देते हैं, उससे आम बढ़ जाएगा, तो मतलब उससे अग्नि ठंडी हो जाएगी और देने से सीधा विष बढ़ जाएगा। तो ये बड़ी एक विचित्र कंडीशन है।
तो अब यहाँ पर क्या है कि कारण हटाना ही सबसे बढ़िया उपाय होगा। ठीक है। और देखें कि अपन आम विष में क्या करना है, आधिक्य है, क्योंकि इसमें विरुद्ध उपक्रम होता है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि गर्म में देंगे तो भी दिक्कत है, ठंडा देंगे तब भी दिक्कत है। तो इसलिए फिर इसको क्या करना है, शीत उष्ण दोनों चिकित्साएं हानि करती हैं, तो मिली जुली चिकित्सा देनी पड़ेगी। तो विष्णु उष्ण चिकित्सा से बढ़ जाता है, विष क्या है, उष्ण गर्म चिकित्सा से बढ़ जाता है। और आम शीत यानी ठंडी चिकित्सा देने से क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा। तो अजीर्ण की उत्पत्ति में जीर्ण क्या है, खाना जो पच गया है वो जीर्ण कहलाता है। अजीर्ण क्या, अपचित भोजन, या उसको आम भी बोल सकते हैं। आम तो आधा पचा और आधा नहीं पचा है, अनपचा भोजन है। लेकिन अजीर्ण का मतलब पूरा ही नहीं पचा। तो समशयन, अध्यशन, विषमाशन, विरुद्ध आहार, विष्टम्बी भोजन, मंदाग्नि, विदाही भोजन, अति जलपान करने से, शोक, क्रोध व भूखा रहने से अजीर्ण यानी अपचन की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल आसान शब्दों में जाने तो ये 8 प्रकार से अजीर्ण की उत्पत्ति होती है, यानी 1 2 3 4 5 6, 5 6 7 और 8। तो 8 प्रकार से, यानी हमने कोई इन 8 प्रकार से अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब आप बोलते हैं कि भाई जो है 2 लीटर पानी पी जाओ, ऐसा मॉडर्न साइंस बोल रहा है, कोई 5 लीटर बोल रहा है, कोई पता नहीं, कहते हैं आयुर्वेद में लिखा है। आयुर्वेद में कहाँ लिखा है, यहाँ तो उल्टा बात कही जा रही है। ज्यादा पानी पियो तो दिक्कत है, कम जहाँ जरूरत हो वैसे ही काम करना है। ठीक है। तो जरूरत से ज्यादा भी करेंगे तो भी दिक्कत है, ना करेंगे तब भी दिक्कत है। तो विरुद्ध आहार लेंगे तब भी परेशानी है। ये सब आजकल जो चल रहा है सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। इसलिए आप गुस्से में हो, टेंशन में हो, तब भी आप भोजन करेंगे तब भी क्या होगा, आम विष बनेगा। इसलिए गुस्सा हो तो भोजन उस दिन नहीं करना। जिस दिन गुस्सा हो, जिस दिन टेंशन हो, उस दिन भोजन नहीं करना। नहीं करेंगे, नहीं करने से मर नहीं जाएंगे, लेकिन करने से जरूर बीमारियां हो जाएंगी। जब ज्यादा टेंशन में हो, गुस्सा हो, है ना, क्रोध हो, शोक हो। क्रोध, शोक व भूखा रहने से भी अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। यानी खाना यदि हम नहीं खाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन खाना तो खा रहे हैं, हम क्रोधित भी हैं, हम शोक शोक संतप्त भी हैं, और या जरूरत से ज्यादा भूखा रहेंगे, अटेंडेंस लगाना जरूरी है। ठीक है, भोजन की कुल मिला के शॉर्टकट में बताएं तो कोशिश तो करना है कि भूख लगे तभी भोजन करें, नहीं तो थोड़ा बहुत अटेंडेंस, ऐसा फूड लें जिससे आसानी से पचता हो, आम विष में कन्वर्ट नहीं होता, विरुद्ध आहार नहीं हो। ठीक है।
जो विष्टम्भी भोजन भी ना हो, पेट को या श्रोतों को, चैनल को रोकता हो, ऐसा भोजन नहीं लेना। तो कोई फलाहार वगैरह ऐसा कुछ कर सकते हैं, है ना। अब रात में फलाहार नहीं होता, शाम को फलाहार नहीं होता, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जितनी प्रकृति है अपनी, और जितनी प्यास है, उसके हिसाब से पानी ही पीना है, अति जलपान नहीं करना है। समशन का मतलब पथ्य और अपत्य भोजन को मिलाकर समशन है। ठीक है, इसकी परिभाषा यहाँ पर किया गया है। क्योंकि समशन यानी सम का मतलब समान, समशन यानी पथ्य व अपथ्य मिलाकर भोजन लेना अच्छा है, ये समशन कहलाएगा। तो 8 प्रकार बताएं जिनके कारण समस्याएं पैदा होती हैं। उनमें से पहला समस्या का कारण क्या है? समशन, यानी पथ्य, पथ्य तो है ही जो जरूरी है भोजन, और अपत्य यानी भोजन हमारे लिए योग्य नहीं है, उसको भी हम ले लेना। ये पथ्य अपत्य को दोनों को मिला करके यदि भोजन को मिक्स करके लेते हैं, तब ये समशन कहलाएगा। और अध्यशन क्या कहलाएगा? खाया हुआ भोजन पचे बिना भोजन करना, तो ये अध्यशन। अध्य का मतलब आधा, शन है ना, अध्यशन जैसा शब्द है वैसा समशन, मतलब पथ्य और अपत्य समान रूप से मिला करके भोजन लेना। और अध्यशन, अध्यशन का मतलब आधा पचा हुआ भोजन। ठीक है, तो खाया हुआ भोजन पचे बिना ही भोजन करना, ये कारण जो है उनको हमें ध्यान रखना है। और विषम सन, तो विषम मात्रा में विषम काल में भोजन करना। विषम मात्रा यानी हमारी जो जितनी खुराक है हम उतना भोजन न लेकर के कम या ज्यादा ले लेंगे, तो ये विषम सन कहलाएगा। तो विषम मात्रा में भोजन लेना और विषम काल में लेना। जैसे सुबह 8 बजे हम नाश्ता करते हैं, उसी की जगह 9 बजे नाश्ता करना, कभी 7 बजे कर लेना, तो ये विषम काल हो गया। और विषम मात्रा क्या हुई? हम रोज क्या करते थे? थोड़ा बहुत अंजलि भर के या एक मुट्ठी चने खा लेते थे। अब ये आज हमने क्या किया, 2 मुट्ठी खा ली है। और परसों का नाश्ते में हमने कुछ खाया ही नहीं, है ना। यानी एक बार तो हमने पेट भर के खाया और एक बार ओवरलोडेड कर लिया, एक बार खाया ही नहीं। ये जो है ये विषम सन है। ठीक है, तो विषम मात्रा में विषम काल में भोजन करना। अजीर्ण के सामान्य लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? विबंध या मालती, तो मध्य रात्रि में खाना भी विषम भोजन कहलाएगा। ठीक है, तो मल अति प्रवृत्ति हो जाएगी, यानी या तो बहुत ज्यादा मल अति प्रवृत्ति का मतलब दस्त जिसको बोलते हैं, या लूज मोशन, या विबंध हो जाएगा। किससे? अजीर्ण के सामान्य लक्षण। ठीक है, वात का प्रतिलोमन, डकार आने, है, ये सारे क्रम देखने को मिलते हैं। और क्या है? आद्यमान का मतलब पेट का फूलना, गुरुता यानी भारीपन लगना, और भ्रम, ग्लानि, भ्रम ग्लानि हो जाता है। तो अब हम कल चर्चा करेंगे अजीर्ण के भेद। ठीक है, कल मतलब जब भी अपनी क्लास है, कल खाली होगा तो योगी जी बता देंगे, तो कल कर लेंगे।
ताकि ये चैप्टर पूरा कर सकें। तो हमको आगे से क्या लेना है, अजीर्ण के 4 प्रकार हैं, ठीक है, अजीर्ण के भेद। कल आप मुझे याद दिलाएंगे अजीर्ण के भेद, यहां से हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां तक आपका कोई प्रश्न रहता है, लगता है कि आपको कुछ प्रश्न लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं, अन्यथा लगभग लगभग तो सारा हो ही गया है। ठीक है सर, प्रणाम। ओके जी, सभी को प्रणाम।